लेट अस स्टार्ट विद 6th दिसंबर्स द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। कुछ टॉपिक्स में जहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको भी साथ में डिस्कस करेंगे। प्रणाम देवी और सज्जनों, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में 3 कलर के आपको हाईलाइट्स मिलेंगे। सैफरन कलर का मतलब हो कि उस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। येलो कलर का मतलब हो कि वो एडिटोरियल्स है। और ग्रीन कलर का मतलब है कि ये सिर्फ हेडलाइंस ही है, इसको सिर्फ हेडलाइन को रीड करके इग्नोर कर देना है, इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंस इस तरीके से होने वाला है, पहले हम लोग प्रीवियस डे के टॉपिक को रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग 2 मिनट लगाएंगे और सारी हेडलाइंस को रीड करेंगे, जिसमें हम लोग मेजर टॉपिक्स की, एडिटोरियल्स की और जो ग्रीन वाली हेडलाइंस है सबके थ्रू गो थ्रू करेंगे। यहाँ पर हम लोग ग्रीन हेडलाइंस को हल्का सा 1-2 मिनट का टाइम दे करके एक्सप्लेन भी कर देंगे। देन हमारा टाइम आएगा मेजर न्यूज़ जो है उनको एक्सप्लेन करने का। इसमें वी विल बी कवरिंग द टॉपिक इन डिटेल। तो जो टॉपिक सैफरन कलर में होंगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम लोग एडिटोरियल्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। आपको नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कर सकते हो कि जैसे आज ही वीडियो देख रहे हो, आज से 2 दिन बाद का एक सीक्वेंस बना लो। 2 दिन बाद इसकी जो PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी उसको बस रीड करना, कुछ नोट डाउन मत करना। मैं तो कहूँगा न्यूज़पेपर से और इस PDF वगैरह से नोट डाउन मत करो, सिर्फ रीड करो, अवेयर रहो एंड एक पेन और पेपर साथ में ज़रूर रखो, क्योंकि नोट्स तो नहीं बट कुछ वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट बातें कभी कभी आ जाती हैं जो शायद नोट डाउन करनी पड़े। तो ओवरऑल 3 या 4 लाइन का कुछ आपको नोट डाउन करना पड़े एक दिन में तो वो काफ़ी है। नोट्स बनाने के लिए मैं कहूँगा कि मंथली मैगजीन को आप प्रेफर करो। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग 5 दिसंबर यानी कि कल वाले टॉपिक्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ओपेक प्लस के बारे में बात की थी। 2009 में इससे कनेक्टेड एक क्वेश्चन भी आया था। एंड ओपेक एक ग्रुप है जिसमें ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, वो मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ एफर्ट्स करते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजीज करते हैं। ओपेक प्लस में उसमें 10 और जो मेजर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है उनका भी कोलिजन हो जाता है। एंड ये जो सब कंट्रीज़ है मिलाकर के 40% जो वर्ल्ड का क्रूड ऑयल है वो यहाँ से आता है। देन हम लोगों ने बात की थी अफगानिस्तान ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट बाय इंडिया, ये तालिबान ने ऐसा बोला था। एंड वी टॉक्ड अबाउट इंडिया एंड अफगानिस्तान रिलेशंस। हमारी हिस्ट्री की शुरुआत 1950 से हुई थी। 2011 में हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी साइन किया था। हमारे कुछ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ इश्यूज़ भी हैं कनेक्टिविटी को लेकर एंड सिक्योरिटी को लेकर। एंड अगर हम लोग सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो जो तापी पाइपलाइन है, चाबहार पोर्ट है, सेंट्रल एशिया की जो कनेक्टिविटी है, ये हमारे मेजर कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं। इंडिया ने कुछ डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम किए थे। इंडिया 5th लार्जेस्ट डोनर है अफगानिस्तान का। एंड अराउंड $2 बिलियन के आसपास तक का इंडिया ने अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात की, वो भी डाइवर्स एरियाज़ में। तो सर्विस डिलीवरी, कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया में एंड एक डिमांड ड्रिवन स्ट्रेटजी के साथ इंडिया अफगानिस्तान के साथ काम कर रहा है। प्रॉब्लम जनरली आ जाती है सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेकर के, बीच बीच में पाकिस्तान इंटरवीन करने की कोशिश करता है। देन वी टॉक्ड अबाउट इंडोनेशिया में एक माउंट सेमेरू वोल्केनो है, वो रिसेंटली इरप्ट हुआ था। वोल्केनो क्या होता है, उसमें अंडर सी वोल्केनो, फ्यूल कूलेंट इंटरेक्शन। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि रीजनल कोऑपरेशन था फॉर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। ये क्वाड के द्वारा साइन किया गया था कि इंडो पैसिफिक रीजन में अगर कोई डिजास्टर आएगा तो उसमें ये कुछ क्वाड कंट्रीज़ और बाकी जो कंट्रीज़ है सपोर्ट मिला करके कैसे हम लोग ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसी के साथ में जापान के द्वारा एक एशिया पैसिफिक क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं APPLAT, ये भी साइन किया गया था। एंड इंडिया इस रीजन के अंदर काफ़ी टाइम से प्रेजेंट है। इंडिया ने बहुत सारे लीडरशिप रोल लिए भी हैं, जैसे एक तुम्हारा CDRI है, राइट, कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट फ्रेमवर्क है। एंड उसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि UNISDR है, WCDRR है। ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिनको इंडिया ने साइन किया हुआ है। ये सब डिजास्टर को रिड्यूस करने के लिए हैं। और इस एरिया में कोई भी डिजास्टर होता है उसके बाद रिकवरी करना, लोगों को रिहेबिलिटेट करना, ये बहुत एफर्टफुल होता है, इसलिए इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट द पुअर सॉइल मैनेजमेंट, जिसके कारण फूड सिक्योरिटी को इशू हो सकता है। दिस एडिटोरियल वाज गिवन बाय कोंडा रेड्डी। ये इंडिया में जो फूड एंड एग्रीकल्चर का रिप्रेजेंटेशन है उसमें ऑफिसर इन चार्ज हैं। तो कल 5 दिसंबर था, वर्ल्ड सॉइल डे था। हम लोगों ने बात की थी कि कैसे जब सॉइल का डिग्रेडेशन होता है बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड पॉल्यूशन, उसके कारण उसका इम्पैक्ट फूड सिक्योरिटी पर कैसे जाता है। एंड इंडिया में राइट नाउ 3.7 मिलियन के आसपास ऐसा एक हेक्टेयर ऑफ लैंड है जिसमें न्यूट्रिएंट का लॉस हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए थे। हमारे पास प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। देन वी हैव द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, एक नेशनल मिशन है फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एंड उसके अलावा जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ भी और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ बहुत सारे कोलैबोरेशन किए हुए हैं। राइट नाउ इंडिया में ऐसे 8 स्टेट्स हैं जहाँ पर कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स रन किए जा रहे हैं, कैसे हम लोग क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, लैंडस्केप लेवल प्लानिंग कर सकते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ई रुपी इंट्रोड्यूस किया था। तो डिजिटल रुपी क्या होता है, जैसे हमारा फिजिकल कैश होता है उसी के तरीके से होता है, बस ये डिपॉजिट की तरह इस पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हमारे हाथ में एक फिजिकल वॉलेट होता है, वैसे हमारे पास एक डिजिटल वॉलेट होगा। राइट नाउ ये कुछ बैंक्स के द्वारा रन किया जा रहा है एक पायलट बेसिस के ऊपर, एंड अगर ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसको इंडिया में लार्ज स्केल बेसिस के ऊपर रन किया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये एक ऑल्टरनेटिव की तरह निकल के आया है क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई सेंट्रल बैंक की कोई अथॉरिटी नहीं होती है, वो एक डिसेंट्रलाइज तरीके पे काम करता है। क्रिप्टो करेंसी बहुत हद तक सिक्योर भी है, एंड इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन है उनको इंक्रीज़ करने के लिए ये जो ई रुपी है ये बहुत यूज़फुल होने वाला है। इसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि बैंक रन का इशू हो सकता है। और इसमें एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जैसे हमारे बैंक में डिपॉजिट होता है, मान लो मेरे बैंक में कुछ अमाउंट मैंने डिपॉजिट किया है, मैं उसको अपना ई रुपी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और मेरा अगर कुछ ई रुपी होगा उसको मैं अपने फिजिकल कैश में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। एंड अभी ये जब और सक्सेसफुल हो जाएगा, गवर्नमेंट इसको ऑल इंडिया रोल आउट करेगी, तभी न्यूज़ दोबारा से डिटेल में भी आएगी। अब हम लोग अपने आज के यानी कि 6 दिसंबर के टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है वार्म अप सेशन को लेकर। ये टॉपिक हमारे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि GS2 का पार्ट है इंडियन पार्लियामेंट में। तो हम लोगों को पता है कि वेंसडे से हमारे विंटर सेशन स्टार्ट हो रहा है पार्लियामेंट का, एंड एज पर दिस न्यूज़ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो वो उसके आंसर वगैरह प्रिपेयर करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों को समझना है कि पार्लियामेंट के सेशंस क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। तो आर्टिकल 85 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वहाँ मेंशन किया गया है पार्लियामेंट की समनिंग को लेकर। समन करने का मतलब होता है एक ऑफिशियल नोटिस देकर किसी को बुलाना। तो पार्लियामेंट के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं, जो MPs होते हैं, उनको एक ऑफिशियल नोटिस जाता है ये हमारा ये वाला सेशन स्टार्ट हो रहा है एंड इसके लिए आपको प्रेजेंट होना होगा। तो जो पार्लियामेंट से जो समनिंग की जाती है वो टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, एंड जो भी हाउसेस होते हैं उनकी समनिंग कौन करता है, याद रखने की चीज़ है कि कौन समनिंग करता है, प्रेसिडेंट। अब पावर किसके पास होती है, पावर होती है गवर्नमेंट के पास। जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो सेशंस को कन्वीन करती है। डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है, आपको याद रखना होगा। पार्लियामेंट्री अफेयर्स के ऊपर एक कैबिनेट कमेटी होती है। अब कैबिनेट के अंदर कौन होते हैं, मोस्टली सारे मिनिस्टर्स होते हैं, तो उनकी एक कमेटी होती है जो सारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स को हैंडल करती है। वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है आज की डेट से हम लोगों को सेशन स्टार्ट करना है। इसको फॉर्मलाइज कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। ही विल बी सेंडिंग द नोटिस सभी MPs वगैरह को। इंडिया के पास कोई फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। जब कन्वेंशन की बात की जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली ये ध्यान रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन नहीं किया हुआ है कि कब कहाँ पर कैसे किया जाएगा। तो एक्चुअल में हमारा पार्लियामेंट साल में 3 बार मिलता है, और जो लॉन्गेस्ट सेशन होता है उसको हम बोलते हैं बजट सेशन। ये साल की शुरुआत में होता है। जैसे राइट ना हम लोग अभी ये वीडियो आप दिसंबर में देख रहे हो, है ना, 6 दिसंबर की न्यूज़ है ये। अभी हम लोग जब फरवरी में जाएंगे 2023 में, तो हमारा साल का जो पहला होगा वो बजट सेशन होगा। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। फिर हम लोग एंड ऑफ जनवरी तक देखते हैं, एंड उसके बाद फिर एक रिसेस सेशन होता है। रिसेस का मतलब होता है कि अभी पार्लियामेंट का पहला सेशन हो चुका है एंड दूसरे के बीच में टाइम है। सेकंड सेशन जो है उसे हम लोग मॉनसून सेशन बोलते हैं। ये 3 वीक के आसपास तक का चलता है, और इसकी शुरुआत होती है जुलाई में और ये अगस्त में ख़त्म होता है। विंटर सेशन चलता है नवंबर से दिसंबर तक। राइट नाउ जो चल रहा है वो दिसंबर में स्टार्ट होगा, क्योंकि इसका कोई फिक्स कैलेंडर नहीं है, इसलिए ये टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एक चीज़ और आपको याद रखने की है कि 2 सेशन के बीच में ना 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता, एंड इसका मतलब कि पार्लियामेंट को कम से कम साल में 2 बार तो मिलना ही मिलना पड़ेगा। कुछ टर्म्स हैं जिनके मीनिंग्स आपको क्लियर होने चाहिए। आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी को पढ़ा होगा, आपको इसके बारे में अच्छे से मालूम भी होगा, बट स्टिल अर्जनमेंट का मतलब होता है कि हाउस की सिटिंग को टर्मिनेट किया गया है, यानी कि नेक्स्ट सिटिंग के लिए उसको दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा। और इसमें जनरली जो पोस्टपोनमेंट हो सकता है, कब तक अर्जन कर सकते हैं, घंटों के लिए भी कर सकते हैं, डेज के लिए भी और वीक्स के लिए भी। और इसमें जब बिना किसी डेफिनेट टाइम के डेट के भी इसको अगर अर्जन किया रहता है तो उसको बोलते हैं अर्जन सिने डाई, यानी कि टाइम वगैरह मेंशन नहीं किया जाए। अगर सिर्फ अर्जनमेंट होता है यानी कि बता दिया जाएगा इतने दिनों के बाद या इतने सप्ताह के बाद हाउस दोबारा मिलेगा। जब होगा अर्जनमेंट सिने डाई यानी कि बताया नहीं गया, अभी हाउस को सिर्फ टर्मिनेट कर दिया गया, यानी कि बाद में आपको दोबारा से नोटिस आएगा। देन वी हैव प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब होता है सेशन को ही एंड कर देना, और इसका मतलब हो गया कि प्रोरोगेशन के बाद जो प्रोसेस होगा ना रीअसेंबली का, उस पूरे टाइम बिटवीन को बोलेंगे हम लोग रिसेस। तो प्रोरोगेशन का मतलब ये होता है कि हाउस डिसॉल्व तो नहीं हुआ है लेकिन सेशन खत्म हो गया, यानी कि अगर हमारा बजट सेशन चल रहा था, बजट सेशन जब खत्म हो जाएगा तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे प्रोरोगेशन। तो बजट सेशन के बाद फिर ये जो मॉनसून सेशन होगा ना, इसके जो बीच का ये जो टाइम पीरियड है इसको हम लोग बोलते हैं रिसेस। लेकिन बजट सेशन चल रहा है, मान लो बजट सेशन को 30 दिन चलना है ना, गवर्नमेंट ने प्लान किया है, लेकिन 15 दिन के बाद हाउस को बीच में ब्रेक देना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एडजर्नमेंट। और अगर गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है 15 दिन हो चुके हैं लेकिन हम लोगों को बीच में ब्रेक देना पड़ेगा और हम लोग नेक्स्ट कब स्टार्ट करेंगे हमें पता नहीं, तो उसको बोलेंगे एडजर्नमेंट सीने
डाई, जो हम लोगों ने जस्ट अभी अभी कवर किया था। कोरम भी एक टर्म होता है। कोरम का मतलब होता है एक्चुअली नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट, कितने कम से कम लोग कितने प्रेजेंट होने चाहिए ताकि हम लोग सेशन को स्टार्ट कर सकें। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किया हुआ, अब देखो यहाँ वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किया हुआ है 1/10 ऑफ द स्ट्रेंथ फॉर बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। अब लोकसभा के अंदर मान लो 1000 लोग होते हैं, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, तो अगर 1000 लोग तो उसका 1/10 यानी कि 100 लोगों का प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर 100 लोग प्रेजेंट नहीं होंगे तो जो चेयरमैन होंगे लोकसभा के वो बोल देंगे कि ठीक है कोरम नहीं है तो हम लोग सेशन को आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। तो अगर हमारे लोकसभा के अंदर जो कोरम है वो कितना है 55 का, एंड राज्यसभा के लिए हमारा जो कोरम है वो है 25 का, यानी कि 10% पीपल हैव टू बी देयर। तो दिस वॉज अ स्मॉल टॉपिक, लेकिन ये कुछ की टर्म्स हैं एंड ये आपको पता ही होने चाहिए। दिस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको प्रिपरेशन में फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, तो ये वही चीज़ें हैं। समन का मतलब अर्जनमेंट का, अर्जन सिने डाई का, प्रोरोगेशन का, एंड कोरम का मतलब। नाउ वी हैव दिस टॉपिक एज एमपीसी मीट्स टू डिसाइड द इंटरेस्ट रेट्स, स्नैपशॉट्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। यहाँ पर हम लोगों को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जानना है एंड बाकी भी कुछ की टर्म्स हैं। यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, उनको ज़रा देख लेते हैं। 2015 में क्वेश्चन आया था, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग: बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेट एंड पब्लिक रेवेन्यू। अभी की टर्म्स है, इजी हैं। विच ऑफ द अबव आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी? 1 एंड ओनली, 2, 3, 4, 1 and 2, 1, 3, 4। और इसका आंसर हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। वैसे तो जब टॉपिक को कवर करेंगे ना तो आपको वैसे इसका आंसर मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक और भी क्वेश्चन था 2017 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? इट डिसाइड्स द RBI's benchmark interest rate. It is a 12-member body including the governor of RBI and it's reconstituted every year. It functions under the chairmanship of Union Finance Minister. करेक्ट बताना है, क्या पहला करेक्ट है, पहला, दूसरा, थर्ड ओनली और 2 and 3। एक और क्वेश्चन है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। 2020 में आया था, इफ द RBI डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू? कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, इंक्रीज द MSF रेट यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, और कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट। इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो इनके आंसर हम लोग लास्ट में देखेंगे वीडियो के, एंड वैसे तो टॉपिक कवर करते हैं तो आपको आंसर मिल ही जाएंगे, बट कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन में आंसर करने की। मैंने आपको दिखा दिया है कि एक ही टॉपिक से देख लो कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। 2015 में आया, 17 में आया, 20 में आया, अभी आपको 2023 में फिर से आ सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी आप समझते होंगे, नीतियों को बोलते हैं। तो सेंट्रल बैंक इसको डिज़ाइन करता है, इसमें कुछ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ताकि इस एक्ट के थ्रू जो भी कुछ RBI का एक्ट जो है ना उसको अमेंड किया गया था, हम लोगों ने उसमें एक टारगेट सेट किया था कि इन्फ्लेशन को हम लोग 4% से 2% तक रखेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर इंडिया में किसी आइटम का प्राइस 100 रुपीज़ है तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर इसका प्राइस 102 हो जाता है तो भी ठीक है, और 102 से 104 रुपये तक हो जाना, मतलब सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया उसको, एक बार को 102 104 नहीं होता, ये ऐसे होता है। 100 रुपीज़ किसी आइटम का प्राइस है तो गवर्नमेंट बोलती है कि 102 तक इसका प्राइस इंक्रीज हो जाए या फिर 106 तक। ऑलराइट, इतना प्राइस रेंज होना ठीक है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ अगर 102 में, 103, 104, 105, 106 रुपये में बिकेगी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 100 रुपये की चीज़ 101 रुपये में बिक रही होती है तो इसमें क्या होता है कि ग्रोथ नहीं हो पाएगी। 1 रुपये का महंगाई से ना कुछ खास ग्रोथ नहीं हो पाती, और 106 से ऊपर जब चली जाती है ना 107, तो उसमें क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं ना उनके लिए वो चीज़ बहुत महंगी हो जाती है। तो ये जो इन्फ्लेशन है ना, महंगाई, इसका रेट डिफाइन किया गया था कि एज पर द इंडियन इकोनॉमी। ऐसा नहीं कि ये रूल हर कंट्री के लिए एप्लीकेबल है। इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए और जो गरीब लोगों उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी ना पड़े, किसी भी आइटम का प्राइस 4% तक हो और 4% में +-2 तक हो, यानी कि रेंज क्या दी उन्होंने, 2% से लेकर 6% तक अगर उसका प्राइस में चेंज आता रहेगा तो इंडियन इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करेगी। तो ये सेट जो रेंज होती है ना, इसको 5 साल में सेट किया जाता है और उसको सेट किया जाता है अंदर RBI एक्ट 1934। प्राइम ऑब्जेक्टिव जो होता है ना RBI की मॉनेटरी पॉलिसी का, वो होता है प्राइस की स्टेबिलिटी मेंटेन करना और ग्रोथ को भी ध्यान में रख के चलना। अब कुछ की टर्म्स हैं, आप लोगों ने, अगर आप रिपीटर हो एग्जाम में, आपने एक बार भी एग्जाम दिया हो या फिर आपने प्रिपरेशन की हो तो आपको पता होगा की टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रेपो रेट क्या होता है? ये इंटरेस्ट रेट ही होता है जिस पर RBI ओवरनाइट लिक्विडिटी देता है बैंक्स को। ओवरनाइट का मतलब एक दिन के अंदर, है ना, ताकि, और इसमें जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है ना, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पर नीचे ये उसके अंदर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि RBI ने बैंक्स को जो पैसा दिया है ना उस पर जो रेट लगाया गया उसको बोलते हैं रेपो रेट। एक होता है रिवर्स रेपो रेट, कीवर्ड अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना। अब ये इंटरेस्ट होगा जिस पे RBI लिक्विडिटी को ऑब्जॉर्व कर लेगा, यानी कि
आरबीआई को लगेगा यार पब्लिक के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो आरबीआई बैंक्स को बोलेगा कि भाई पैसा हमारे पास डिपॉजिट कर दो, ऑलराइट। एंड इसमें कुछ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ वगैरह भी होती हैं बैंक्स वगैरह की, उनको भी, ये भी सब ओवरनाइट बेसिस के ऊपर ही होता है। तो जब बैंक्स आरबीआई बैंक से पैसा लेगा, तो मतलब कि बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट कर रहा है, तो बैंक कुछ तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा, तो उस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ईजी टर्म्स है, कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। अब होता है लिक्विडिटी को एडजस्ट करने की फैसिलिटी। अभी ऊपर ये जो दो चीज़ें हुई ना, रेपो रेट में और रिवर्स रेपो रेट में, तो आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ने क्या किया है, लिक्विडिटी का मतलब हो गया यहाँ पर पैसा, जो मार्केट में पैसा है उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश की है। तो क्या कर रहा है आरबीआई यहाँ पर, लिक्विडिटी को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें ओवरनाइट एज वेल एज एक टर्म के ऊपर, टर्म मतलब 15 दिन के लिए बोल देगा बैंक या फिर 1 महीने के लिए बोल सकता है, इसमें लिक्विडिटी को एडजस्ट करने की कोशिश की जाती है। मेन एम क्या होता है कि हेल्प डेवलप द इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट विच इन टर्न कैन सेट मार्केट बेस्ड बेंचमार्क्स। कहने का अर्थ ये है कि ना गवर्नमेंट इस बात का ध्यान में रखती है कि जो बैंक्स के द्वारा लोन्स वगैरह दिए जा रहे हैं ना, और जो लोगों ने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है उसके ऊपर उनको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, ताकि लोग सेविंग ज़्यादा करें, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इस तरह की ट्रांजिशन को इंप्रूव करने के लिए बैंक्स, जो रिजर्व बैंक होता है वो इस तरह की एडजस्टमेंट फैसिलिटी को यूज़ करता है। इसमें इंटरेस्ट रेट के और रिवर्स रेपो के ऑप्शंस चलते रहते हैं, और वो डिपेंड करता है सब कुछ मार्केट की कंडीशंस पर, है ना। कभी कभी हो सकता है कि आरबीआई को पैसा अपने पास से बैंक्स को देना पड़ेगा, कभी कभी आरबीआई को लगेगा यार मार्केट में बहुत पैसा हो गया है तो हमको एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। वो मार्केट की कंडीशन चेंज होती रहती है, उसी के बेसिस के ऊपर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट डिसाइड होते रहते हैं। एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें जो हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, शेड्यूल्ड बैंक्स हैं। शेड्यूल्ड का मतलब होता है वो बैंक्स जो हमारे एक्ट में मेंशन्ड होते हैं, ये कुछ एडिशनल अमाउंट लेते हैं ओवरनाइट, एक रात के अंदर, फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। एंड इसमें ये एसएलआर के बारे में बात की जाती है। एसएलआर हम लोग नीचे देखेंगे अभी। और इससे क्या होता है ना, कभी कभी ना बैंकिंग सिस्टम के अंदर ना कुछ लिक्विडिटी के शॉक्स लगते हैं, बैंक के पास से ना बहुत सारे लोग पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस टाइम पर बैंक्स जो होते हैं वो आरबीआई से एक रात के अंदर अंदर बहुत सारा पैसा ले लेते हैं। कॉरिडोर क्या होता है, एमएसएफ रेट एंड रिवर्स रेपो रेट ये डिटरमाइन करेंगे कि जो भी मनी रेट चल रहा होता है ना उसमें क्या डेली मूवमेंट होने वाली है, उसके अकॉर्डिंगली जो रेपो रेट डिसाइड किया जाएगा ना, इसको बोलते हैं कॉरिडोर। हालांकि कॉरिडोर ना आपके यूपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक होता है बैंक रेट, ध्यान रहे, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीज़ें डिफरेंट हैं। बैंक रेट का मतलब होता है आरबीआई इज रेडी टू बाय और रीडिस्काउंट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर। अब क्या होता है ना, बिल्स वगैरह हो गए, डिस्काउंट पेपर्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए, जो भी चीज़ें होती हैं, टी बिल्स वगैरह होते हैं, तो बैंक रेट को आरबीआई के एक्ट के 1934 में मेंशन किया गया था। इन्होंने क्या किया था कि आरबीआई बाय कर लेगा, परचेज कर लेगा उन बिल्स को एक रेट के ऊपर कि ठीक है ये वाला पैसा ये 1000 करोड़ रुपीज़ का है ना, मैं एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, यानी कि मान लो 0.2% के हिसाब से मैं इसको परचेज कर लेता हूँ। क्यों कर लेगा, ताकि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी थी, जहाँ पर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एडिशनल मनी बोरो कर रहे थे, है ना, रिजर्व बैंक वगैरह के थ्रू, उन सबको मैनेज किया जा सके। ये चीज़ें बहुत टिपिकल नहीं है, आपको लग रहा होगा क्योंकि आप पहली बार अगर पढ़ रहे हैं, तो जिसने रिपीटेडली पढ़ लिया होगा तो शायद इस पार्ट को स्किप भी कर चुका होगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत आसान है याद करना। फिर होता है सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर के ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स में, वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए नहीं थे, ये कभी और दोबारा रिपीट होगा तो करेंगे। कैश रिजर्व रेशियो, एवरेज डेली बैलेंस दैट अ बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद द रिजर्व बैंक एज अ शेयर ऑफ such percent in the net demand and time liabilities NDTL that the reserve bank may notify from time to time। ये वो पैसा होता है, अभी पहले SLR को साथ साथ देख लेते हैं। Share of NDTL that a bank is required to maintain in the safe as liquid assets such as unencumbered government securities, cash and gold। तो changes in the SLR often influence the availability of resources in the banking system। समझने की कोशिश करना, मैं जैसे बैंक के पास जाता हूँ, मैंने बैंक को मान लो 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए। अब क्या होगा ना, आरबीआई बोलेगा कि देखो भाई, जिस कस्टमर ने आपके पास 1 लाख रुपए इकट्ठे किए ना, अब मान आपके पास 1 लाख कर करके ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स ने दिए होंगे, तो आप एक काम करो, इसमें से कुछ अमाउंट, एक एग्जांपल लेते हैं, आरबीआई बोलेगा बैंक को कि आप इसमें से एक काम करो, 300 रुपये दे दो हमको, है ना, और 700 रुपये आप अपने पास डिपॉजिट कर लो, ठीक है। तो जो 300 रुपये आरबीआई को डिपॉजिट करेगा ये बैंक, उसको बोला जाएगा CRR, और 700 रुपये बैंक अपने पास रखेगा, उसको बोला जाएगा SLR। क्यों रखा गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट किए थे ना, ये एकदम से 1 लाख रुपए तो नहीं निकालेगा,
और मैं अकेले की बात कर रहा हूँ, है ना। तो बैंकों के पास तो हज़ारों में होते हैं कस्टमर्स, लाखों में कस्टमर्स होते हैं। तो बैंक के पास ये जो 700 रुपये रहेंगे ना, ये रहेंगे कि जस्ट इन केस कोई दूसरा कस्टमर जिसने शायद 500 डिपॉजिट किए थे, है ना, उसको अगर रिक्वायरमेंट पड़ गई अपने 500 लेने आ जाएगा, तो 700 में से वो निकाल के दे दिए जाएंगे। और आरबीआई के पास भी कुछ अमाउंट डिपॉजिट रखा जाता है। तो ये सब एक तरीके से हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को मेंटेन किया जाता है। अब कितना रखना होता है, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो जो बैंक जो एसएलआर रखेगा ना, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में भी रख सकता है, कैश में भी रख सकता है और गोल्ड में भी रख सकता है। ये बात समझने की, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो इजी टर्म्स थे, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। कीवर्ड को समझने की कोशिश करो, यानी कि गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या, गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट पड़ गई कि 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए। अब गवर्नमेंट कहाँ से लेके आएगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मार्केट में उतरेगी बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास कि आप हम लोगों को पैसा दे दो और हम आपको टी बिल्स दे देंगे। यानी कि गवर्नमेंट बोलेगी रिलायंस को कि एक काम करो भाई, तुम हमको 500 करोड़ रुपए दो और हम तुमको इस चीज़ के ऊपर 2% का इंटरेस्ट से दे देंगे। तो क्या करेगा, गवर्नमेंट एक डॉक्यूमेंट बना के देगी रिलायंस को, उस पर लिख के देगी हमने रिलायंस से 500 करोड़ रुपए लिए थे और जब रिटर्न करेंगे तो इस पर 2% इंटरेस्ट रेट लगा के हम लोग रिटर्न करेंगे। तो ऐसे गवर्नमेंट के ना कुछ ट्रेजरी बिल्स वगैरह होते हैं। इन चीज़ों के परचेज करना, अभी सेल परचेज हो रहा है ना मार्केट के अंदर, इसी सेल परचेज को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। कभी कभी गवर्नमेंट को लगता है कि मार्केट के पास बहुत सारा पैसा चला गया है, तो गवर्नमेंट उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है। ध्यान रहे, गवर्नमेंट खुद मार्केट में नहीं उतरती है, गवर्नमेंट हर चीज़ आरबीआई के थ्रू करवाती है ये सारी। तो ये सब एब्जॉर्प्शन वगैरह कर देना, इन सब चीज़ों को ही बोलते हैं, जहाँ हो रहा होता है ना उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं ओपन मार्केट का ऑपरेशन। देन वी हैव एमएसएस, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। कीवर्ड को पकड़ने की कोशिश करो। एक स्कीम बनाई गई है मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए। 2004 में इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया गया था। यानी कि सरप्लस लिक्विडिटी ऑफ अ मोर एंड्यूरिंग नेचर अराइजिंग फ्रॉम लार्ज कैपिटल इनफ्लोज इज अब्जॉर्ब्ड। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, लार्ज अमाउंट में कैपिटल आने लग जाता है, तो मार्केट में बहुत सारा पैसा हो जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको अब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को मार्केट को स्टेबलाइज करना है। बहुत सारा पैसा भी मार्केट में नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। ये सब प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती रहती है टाइम टू टाइम हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। ओके, अब हम लोगों का टॉपिक था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर। एक कमेटी है, तो आरबीआई का एक्ट 1934 है, उसके अंडर इसको बनाया गया था। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, ये 6 मेंबर की होती है। देखो अभी ऊपर क्वेश्चन था ना हमारे पास, मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये रहा क्वेश्चन। इट इज़ अ 12 मेंबर कमेटी। अब आपको ये तो पता चलेगा कि स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है, तो 2 वाले दोनों पॉइंट्स को आप कट कर सकते हो, या तो 1 ठीक है या फिर 3 ठीक है ना। और ऊपर वाले जो टॉपिक्स हैं इन सब के भी हम लोग आंसर करते जाएंगे, टॉपिक में कवर हो जाएगा, फिर लास्ट में एक बार क्विकली इनके आंसर चेक कर लेंगे। इनका काम क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिटरमाइन करेगी क्या पॉलिसी रेट रहेंगी, है ना, किस तरीके से हम लोग अपने इन्फ्लेशन के टारगेट को, जो कि था 4% में ±2% का, यानी कि 2% से लेकर 6% तक का हमारा टारगेट है इन्फ्लेशन का, उसको कैसे अचीव करेंगे। डिसीजन जो होता है ना मॉनेटरी पॉलिसी का, ये बाइंडिंग होता है बैंक के लिए। 6 मेंबर कौन कौन होंगे, एक तो आरबीआई के गवर्नर होंगे जो कि इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं, एक डिप्यूटी गवर्नर जो होते हैं आरबीआई के, वो भी इंचार्ज होंगे मॉनेटरी पॉलिसी के, एक ऑफिसर होंगे बैंक के जिनको सेंट्रल बोर्ड नॉमिनेट करेगा, 3 ऐसे लोगों के जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। अब इन लोगों के पास एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग, नॉलेज वगैरह एक्सपीरियंस होना चाहिए इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग का। आसान था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जानना। नाउ लेट अस ट्राई टू आल्सो अंडरस्टैंड मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क क्या होता है। 2016 में आरबीआई के एक्ट को अमेंड किया गया था, एक लेजिस्लेटिव मैंडेट दिया गया था सेंट्रल बैंक के लिए, किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा। ऑब्जेक्टिव क्या था कि कैसे हम लोग अपने पॉलिसी यानी कि रेपो रेट को इवॉल्व करेंगे, सेट करेंगे, ताकि हमारी कंट्री में किसी भी राइट नाउ अभी जो चल रहा है और जो इवॉल्विंग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन हो सकती है, उन सबको हम लोग स्टेबल कैसे करेंगे यूजिंग द रेपो रेट। इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क बनाया जाता है। तो रेपो रेट के चेंजेस के कारण मनी मार्केट के अंदर, पूरे फाइनेंशियल मार्केट के सिस्टम के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, है ना। उसके कारण हमारी जो डिमांड होती है ना, लोगों की डिमांड होती है कि भाई कार की बहुत रिक्वायरमेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट है ना, और ईटेबल्स के बहुत सारा कंजम्पशन हो रहा है। ये टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। जैसे कोविड का टाइम आया था तो मेडिकल इक्विपमेंट्स की डिमांड एकदम से एग्रीगेट कर गई थी। तो हमारी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन को, ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, हैंडल करने के लिए हम लोगों को ऐसे फ्रेमवर्क्स बनाने पड़ते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है, इन की टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं, सो जस्ट गो थ्रू देम। आपके उसमें स्टैटिक बुक में ये सब गिवन भी है एंड अच्छे से याद कर लेना। ये क्वेश्चंस के आंसर हम लोग देख लेते हैं अभी लास्ट में। नाउ वी हैव दिस टॉपिक, ममता स्लैम्स मोदी फॉर द पोल डे रोड शो, इलेक्शन कमीशन रूल्स शुड बी फॉलोड। अभी हमको पता है कि इलेक्शन चल रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर मल्टीपल जगह पर,
कहीं पर बाईपोल हो रहा है, कहीं पर असेंबली इलेक्शन हो रहा है, कहीं पर एमसीडी इलेक्शंस। तो इलेक्शन के टाइम पर ना एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है। हमारा GS2 का ये टॉपिक है, इंडियन पॉलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर काम करें। और हमारा जो आर्टिकल 324 है उसमें मेंशन किया गया है कि वी नीड टू कैरी आउट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो उनको एग्जैक्टली फ्री एंड फेयर करने के लिए हम लोगों को कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं, एक कोड बनाना पड़ता है कि सभी पार्टीज का कंडक्ट कैसे होगा। तो सेम तरह की इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं सबको। अब इलेक्शंस हमारी कंट्री में आराम से हो जाएं, इसके लिए हम लोगों को पोलिंग प्लेसेस के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लिए कुछ कोडिफिकेशंस करना पड़ता है। जैसे कि सिर्फ जो वैलिड पोलिंग प्लेसेस हैं वहीं पर वोटर्स की एंट्री की जाएगी, है ना। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन से किसी स्कूल के आसपास करना है, किसी जैसे मान लो कोई गांव है, गांव के अंदर स्कूल्स वगैरह होते हैं, उनके ग्राम सभा के, ग्राम पंचायत के कुछ ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पर ही पोलिंग वगैरह की जाएगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं कोशिश करती हैं कि बाय वर्ड एंड बाय स्पिरिट इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वो फॉलो करती हैं। एंड कभी कभी क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ना कुछ अनड्यू इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। तो उसमें कुछ तरीके की अनाउंसमेंट करते हैं कि हमको आप वोट दीजिए, हमारी गवर्नमेंट आएगी, हम बच्चों को लैपटॉप बांटेंगे और हम लोग आपके लोन वगैरह माफ़ कर देंगे, है ना। तो ये क्या करते हैं कि पॉलिटिकल फंड वगैरह का मिसयूज़ करने की कोशिश की जाती है। या फिर इवन इलेक्शन से पहले भी लोगों को कंबल बांट दिए जाते हैं, और ऐसा कभी कभी इलीगल तरीके से लोगों को शराब पिलाई जाती है ताकि उनको इन्फ्लुएंस कर दिया जाए। अब इसमें क्या होता है ना, कास्ट और रिलीजन बेस्ड के स्लोगन्स वगैरह भी रेज किए जाते हैं। तो इन चीज़ों को फॉरबिड करने के लिए हम लोगों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बनाया था। तो उसमें कुछ प्रोविजंस होते हैं, कुछ जनरल गाइडलाइंस होती हैं दैट पॉलिटिकल पार्टीज में ओनली भी क्रिटिसाइज इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज, प्रोग्राम, वर्क हिस्ट्री एंड अकम्पलिशमेंट। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का अगर कुछ क्रिटिसाइज करने की कोशिश करेगी, उसकी निंदा करेगी, तो उनकी पॉलिसीज पर निंदा करो, उनके प्रोग्राम्स पर करो, उनके वर्क हिस्ट्री पर करो, उनके अकम्पलिशमेंट पर करो। रिलीजन के ऊपर, कास्ट के ऊपर पर्सनल कमेंट्स आपको नहीं करने होंगे, है ना। वोटर्स वगैरह को खरीदना, है ना, लोगों को एक दूसरे को धमकाना या फिर उनको प्रभावित करने की कोशिश करना और कुछ अनवेरीफाइड एलिगेशंस लगाना, कास्ट कम्युनिटी के सेंटेंस, ये सब की सब चीज़ें फॉरबिडन होती हैं। मीटिंग्स की अगर बात करते हैं तो कुछ सिक्योरिटी प्रिपरेशंस किए जाते हैं। तो उनको कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी को अगर मिलना वरना होता है तो पुलिस उनके लिए कुछ अरेंजमेंट्स करेंगी बड़े लोकेशन के ऊपर, अगर उनको रैली वगैरह निकालनी होती है ना। लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ को बताया जाता है कि भाई हम लोग अपने यहाँ पर मीटिंग करेंगे लॉन्ग टर्म के अंदर, ताकि उनको सिक्योरिटी मेंटेन हो, शोर शराबा ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। देन कुछ प्रोसेशंस भी निकाले जाते हैं, यानी कि अगर एक मान लो एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है ना, एक पार्टी सी है। देखो वैसे तो ये ABC कितना सही बनता है ना, ए से आम आदमी पार्टी, बी से BJP, सी से कांग्रेस, बट मैं सिर्फ ABC बोल रहा हूँ। तो अगर एक रास्ते से निकलना है, मान लो एक पार्टी ए है, वो भी यहाँ से निकलना चाहती है, पार्टी बी कह रही है हमको भी इस रास्ते से निकलना है, ये प्रोसेशंस के रूल्स बनाने जाएंगे, है ना, ताकि आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। पता चले कि तीनों पार्टी एक ही पाथ से अपनी रैली निकाल रही हैं, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। इनके लिए पहले पुलिस वगैरह को इन्फॉर्म करना, टाइम टू टाइम कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना इसलिए होता है। इलेक्शन के डे पर भी कुछ आइडेंटिटी कार्ड वगैरह इशू किए जाते हैं ऑथोराइज पार्टी एम्प्लॉयज़ को, जो कि पोलिंग प्लेसेस पर अवेलेबल रहेंगे। और वोटर्स के पास भी उनके आइडेंटिटी कार्ड्स होने चाहिए, जो कि प्लेन पेपर होंगे, उस पर पार्टी का सिंबल वगैरह होना। और इलेक्शन कमीशन नॉमिनेट करेगा, है ना, कि कोई भी इशू होगा तो उनको कैसे हैंडल किया जाएगा, कैसे कंडक्ट किया जाएगा। तो 1979 के अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके कारण पार्टीज जो पावर में थी उन्होंने कुछ एक्शन वगैरह को इनको रेस्ट्रिक्ट करना है, जिनको कंटिन्यू करना है। तो 2013 में कुछ रूल्स ऐड किए गए थे, जो कि पार्टीज़ को किसी भी तरह का वोटर्स के लिए कोई एक्सेसिव इम्पैक्ट ना क्रिएट करो। आप ऐसी प्लेजेस, ऐसी घोषणा वगैरह ना करो अपने मैनिफेस्टो के अंदर जिसमें आप उनको फुलफिल ना कर पाओ, यानी कि आपने वादे तो कर दिए और आप उनको फुलफिल ना कर पाओ। तो ऐसी चीज़ें आप अपने मैनिफेस्टो में, मैनिफेस्टो बोलते हैं घोषणा पत्र को, जब भी इलेक्शन होता है तो हर पार्टी अपना एक मैनिफेस्टो निकालती है, उसमें वो मेंशन करती है आने वाले 5 सालों में हम लोग क्या कुछ करेंगे आपके एरिया के अंदर। तो उसमें उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल मेंशन ना करो जो आप कल को फुलफिल ना कर पाओ। कल को तुम कह दो कि हमको पॉलिटिकल पार्टी को पावर में लेके हम 100% लिटरेसी लेके आ जाएंगे। नो, यू कैन नॉट डू 100% लिटरेसी इन द कमिंग 5 ईयर। यू शुड कीप इट एज कि वी विल बी एमिंग फॉर दिस, बट यू शुड नॉट कि हम ऐसा करके ही दिखा देंगे। उससे क्या होता है कि आप वोटर्स को ना गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करते हो। तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो कि लीगली बाइंडिंग अभी तक तो नहीं है, उन्होंने कहा कि इसको होना चाहिए। 2013 में एक स्टैंडिंग कमेटी ने सजेस्ट किया था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ऐड कर दो और इसको लीगली ऑब्लिगेटरी बना दो। इससे क्या होगा ना, पॉलिटिकल पार्टीज को ना डिटरेंस मिलेगा। डिटरेंस मतलब होता है एक रुकावट, अच्छे से एक स्टैट्यूटरी तरीके से कानूनी तौर पर उनको कोई ना कोई रोकने की कोशिश कर पाएगा।
कुछ इसके अगेंस्ट में भी बोला गया था। उन्होंने कहा था कि भाई इलेक्शन कमीशन और बाकी जो चीज़ें होती है ना वो इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ना स्टैट्यूटरी बैकिंग ना दी जाए। अगर आप स्टैट्यूटरी बैकिंग दोगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ कंडक्ट के ऊपर लेजिस्लेटिव का यानी कि पार्लियामेंट का इम्पैक्ट चलन स्टार्ट हो जाएगा। एक्ट तो सारे पार्लियामेंट ही बनाएंगे और लीगली बाइंडिंग आप तभी कर सकते हो जब वो पार्लियामेंट से बन के आएगा। तो दिस विल बी लाइक इन्फ्रिंजिंग अपॉन द ऑटोनॉमी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारा इंडियन पिनल कोड है, हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, हमारा आरपी है, इसमें कुछ प्रोविजंस हैं जो हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के क्लोजेस को इंप्लीमेंट करते हैं। तो ऑलरेडी इसके कुछ बहुत सारे पॉइंट्स को कुछ ना कुछ बैकिंग मिली हुई है। आर्टिकल 324 है, उसके थ्रू स्पेशल पावर मिलती है हमारे इलेक्शन कमीशन को, वो इन्फोर्स करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं ना, जैसे सोशल मीडिया हैज़ मेड द लाइन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक। पहले देखो, अगर आप देखोगे आज से 10 साल पहले तो सोशल मीडिया के ऊपर उतनी कैंपेनिंग नहीं होती इलेक्शन की। आज के टाइम में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी कैंपेनिंग हो रही होती है। कुछ वेबकास्ट करने होते हैं, इलेक्शन के रिलेटेड कुछ चीज़ें वायरल करनी होती है, बहुत सारे सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर भी बोलते हैं, उनको भी हायर कर लिया जाता है ना। तो क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें पब्लिक रखनी होती हैं, कुछ को प्राइवेट रखना होता है, उनको उनमें वो लाइन ड्रॉ कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है चेक करते रहना कि कौन सी पार्टी ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ प्रमोट करने की कोशिश की है। इलेक्शन कमीशन के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, सर्वेलेंस की कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है। कैसे हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अगर कोई वॉयलेशन करेगा सोशल मीडिया पर तो उसको हम लोग हैंडल कैसे करेंगे। और पास्ट में ऐसा देखा गया था कि बहुत सारी फॉरेन एंटिटीज़ हैं जो कि इस तरह के डिजिटल बिजनेसेस जैसे कि फेसबुक वगैरह को हैंडल करती हैं, वो अपना बहुत सारा प्रॉफिट भी बनाती हैं इनसे। तो आज की डेट में मनी का ट्रेलिंग करना, कितना पैसा कहाँ खर्च किया गया सोशल मीडिया के ऊपर, कितना पोल एक्सपेंडिचर था, इन सबको हैंडल कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। व्हाट्सएप अपने आप में बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, इसको इलेक्शन कमीशन के रूल्स में कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत बार देखा गया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को डिसरिस्पेक्ट भी करती हैं, और इलेक्शन कमीशन के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि कैसे इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांटेज को देखा जाए, मॉनिटरिंग कैसे की जाए। और सिंस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है अपने आप में वॉलंटरी नेचर का है ना, तो पॉलिटिकल पार्टी का न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन की जाएगी, इसके लिए इलेक्शन कमीशन कैन नॉट पुट इटसेल्फ इनटू द पिक्चर। पता कैसे चलेगा, क्योंकि लीगल बैकिंग नहीं है ना। ऐसा हुआ भी था रिसेंटली, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने केरला गवर्नमेंट को बोला था कि आप जो ये सप्लाई किट्स दे रहे हो ना, जिसमें ग्रेन्स हैं, दाल वगैरह हैं, कुकिंग ऑयल है, इन सबको रोको। एंड सिंस पैंडेमिक का टाइम था तो चॉइस माइट नॉट बी सेंसिबल, ऐसा भी प्रॉब्लम है। अब एक साइड गवर्नमेंट चाह रही है कि पैंडेमिक का टाइम है, लोगों को भूखमरी ना हो, गरीबी ना हो, दूसरी साइड इलेक्शन में भी आप उस चीज़ को मिसयूज़ करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये कुछ इश्यूज़ है, चलते रहते हैं हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के साथ में। वे फॉरवर्ड हमारा क्या हो सकता है, कैंडिडेट्स जो इलेक्शन के मिसकंडक्ट में होते हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा। एंड एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए जो इस तरह के इंस्टांसेस को सॉल्व करेगा। 2015 के बाद भी कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने के लिए हमारे लॉ कमीशन ने बताया था कि द मोमेंट इलेक्शन अनाउंस होते हैं उसी टाइम से हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाना चाहिए, और उससे पहले जो रूलिंग पार्टी वो अपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह पब्लिश कर सकती है। इसके लिए वो डिपेंड करेगा कि एक को एडवांटेज मिल रहा है तो दूसरे को डिसएडवांटेज हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं जो कि हाउस और असेंबली के 6 मंथ के एक्सपायरेशन से पहले बंद हो जानी चाहिए। यानी कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है भाई, वो तो अपना पैसा यूज़ करती हैं कभी कभी गवर्नमेंट के फंड से, तो उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगाया जाना चाहिए। एंड कोई भी अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन करता है तो उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, फिर ट्रिब्यूनल्स बनाए जाने चाहिए। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सिस्टम्स को यूज़ किया जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, ताकि बेहतर तरीके से सोशल मीडिया पर होने वाले किसी भी तरह के वॉयलेशन को ट्रैक किया जा सके। एंड एक सी विजिल करके एक इंटरनेट पे एक ऐप भी है जहाँ पर वोटर्स, अगर आपके फ़ोन में वो ऐप होगी, आपको लगता है कि कोई व्यक्ति मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन कर रहा है, आप उस ऐप में वो रिकॉर्डिंग अपलोड कर सकते हो, वो इलेक्शन कमीशन के पास चली जाएगी। और जैसे कैग होता है, कैग की तरह इलेक्शन कमीशन को और ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए, ताकि जो लोग पॉलिटिशियंस वगैरह के प्रभावित में आकर के गलत चीज़ें करते हैं उनके खिलाफ सख्त कोई कार्रवाई की जा सके। दिस वॉज अबाउट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोगों ने पहले भी कवर किया था। देखो मैंने पिछली बार कवर किया था, मैंने थोड़ा सा लाइटली कवर किया था ऊपर से। आज हम लोगों ने इसको थोड़ा और डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। तो ऐसा होगा जब टॉपिक रिपीट होंगे तो मुझे लगे कि आज इसको डिटेल में कवर कर लेते हैं। सो ये बेनिफिट मिलेगा अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो। नाउ वी हैव दिस टॉपिक, इंडिया एंड जर्मनी इंक माइग्रेशन एग्रीमेंट, जयशंकर डिफेंड्स दी रशियन ऑयल परचेज। इस टॉपिक में हम लोग GS2 का है, इंटरनेशनल रिलेशन का, इंडिया और जर्मनी के रिलेशन के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जर्मनी को ये तो पता चल चुका है भाई कि चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो इकोनॉमिक हो, इंडो पैसिफिक रीजन में अगर बात करेंगे तो इंडिया एक की प्लेयर है
और इनके साथ ही डील करना पड़ेगा। इंडिया, जर्मनी और इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में देखो, ये जो टॉपिक है ना न्यूज़ में, इसमें इंडो पैसिफिक की कुछ खास बात नहीं की गई है, बट हम लोग इंडो पैसिफिक को कंसिडर करके चलेंगे। इट्स लाइक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करके चलेंगे साथ में। तो इंडिया जर्मन के टाइज की अगर हम लोग बात करते हैं तो शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी, क्योंकि दोनों के कॉमन से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स रहे थे। एंड इंडिया उन पहले देशों में से था जिसने डिप्लोमेटिक टाइज बनाए थे फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के साथ। ये हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि 1945 के बाद की बात है ये। एंड जर्मनी कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि अराउंड 1.3 बिलियन यूरो के आसपास तक के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के साथ। उसमें कोशिश ये रहती है कि इनको आगे फर्दर डिफरेंट डायमेंशंस में काम किया जाए। क्लाइमेट चेंज हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना हो गया, क्लीन और ग्रीन एनर्जी पे काम करना हो गया। एंड महाराष्ट्र के अंदर जो एक बहुत ही बड़ा सोलर प्लांट है, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए भी जर्मनी का सपोर्ट आया था। उसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी है, 125 मेगावाट, जो कि एनुअली 1,55,000 टन्स के आसपास तक का कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को वो सेव करेगा। एंड दिसंबर 2021 में जर्मनी के नए चांसलर का अपॉइंटमेंट भी हुआ था। उसके बाद दोनों ही कंट्रीज जो कि अपने आप में एक मेजर डेमोक्रेसीज हैं, इन्होंने अपने कुछ कॉमन चैलेंजेस के ऊपर बात करने की कोशिश की थी। इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करें तो दोनों के लिए थोड़ा सा चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि बायलैटरल जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ है वो हमारे पास नहीं है। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं BITs। तो जर्मनी का और हमारा इंडिया का जो है वो BTIA है, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है। लेकिन इसमें कुछ नेगोशिएट सेपरेटली करने के लिए नहीं, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन के साथ है। अब हम लोग थोड़ा सा इंडो पैसिफिक रीजन को ध्यान में रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में 65% वर्ल्ड की ग्लोबल पॉपुलेशन आती है, और वर्ल्ड की जो 33 मेगा सिटीज़ हैं उसमें से 20 जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में आती हैं। अगर हम लोग ग्लोबल GDP की बात करते हैं, देन वर्ल्ड की 62% जो ग्लोबल GDP है वो इस रीजन में ही है। और मर्चेंडाइज ट्रेड की बात करें तो वो भी 46% के आसपास है। ये तो अच्छी वाली चीज़ें होंगी। अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें नेगेटिव साइड में देखते हैं तो मोर देन हाफ जो वर्ल्ड का ग्लोबल कार्बन एमिशन होता है ना, वो भी इंडो पैसिफिक रीजन में ही होता है। इसके लिए इस रीजन में ग्लोबल चैलेंजेस को टैकल करना, जैसे कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करना, कंजम्पशन को, सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन को, ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। तो जर्मनी और इंडो पैसिफिक को अगर देखते हैं, जर्मनी कोशिश कर रहा है इंटरनेशनल ऑर्डर में यहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूशन देने की। तो इंडिया ने कोशिश की है कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ जर्मनी के साथ यहाँ आगे बढ़ने की। एंड दोनों के क्या इश्यूज़ है इंटरनेशनल सिक्योरिटी को लेकर, उसे भी हैंडल किया जाएगा। इंडिया एक मैरीटाइम पावर हाउस है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में अगर आप देखोगे तो इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे तो मतलब कंट्री के नाम पर एक ओशियन तक भी रखा गया है। तो कुछ चीज़ें ये हैं छोटी मोटी। वे फॉरवर्ड की अगर हम लोग बात करें तो हमको अपनी जो ग्लोबल इश्यूज़ है, क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी, इंटरनेशनल पीस, इनको साथ में मिलकर हैंडल करना पड़ेगा। एक नई कोलिशन गवर्नमेंट बनी है जर्मनी के अंदर, तो इंडिया के लिए अच्छा मौका है कि उस नई गवर्नमेंट के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जा सके। कनेक्टिविटी के मामले में खास करके यूरोपियन यूनियन से कनेक्ट करने के लिए जर्मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और चाइना को काउंटर करने के लिए जर्मनी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की अगर बात करते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो गाइडलाइंस होती है, जिनको हम लोग वैसे IP भी बोलते हैं शॉर्ट में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो चीज़ें होती हैं जो आपके माइंड से निकली होती है, क्योंकि इंटेलेक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ माइंड, इज़ वन ऑफ द 8 डायमेंशंस ऑफ माइंड। जर्मन कंपनीज है, उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी कि इंडिया में जो PLI स्कीम है ना, उसके ऊपर फोकस करने के लिए। तो PLI स्कीम में क्या होता है ना कि कोई भी कंपनी जितना प्रोड्यूस करती है ना, उसके बेसिस के ऊपर उनको जो प्रॉफिट मिलता है उसमें गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव दे देती है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, कि आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, इसके तौर पर हम आपको कुछ इंसेंटिव दे देंगे। एंड इसके साथ साथ जर्मनी ने 250 मिलियन यूरोस के आसपास के लोन की भी बात की थी कि अफ्रीका में वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए। तो इंडिया भी इस तरह की फैसिलिटी एस्टेब्लिश कर चुका है ईस्ट अफ्रीकन रीजन में। नाउ वी हैव दिस शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द इंडो पैसिफिक रीजन। जैसे इंडिया में है, जर्मनी का भी अपने आप में एक ट्रेडिंग नेशन ही है। मोर देन 20% जो जर्मनी का जो ट्रेड होता है ना, वो इंडो पैसिफिक नेबरहुड में होता है। तो इसलिए जर्मनी और इंडिया मिलकर के इस तरह की स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और फ्रीडम पे काम करना चाहते हैं। दोनों के लिए ही फ्यूचर में इंडो पैसिफिक में चैंपियन करने के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मोर देन दिस 2022 में जर्मनी भी G7 की प्रेसिडेंसी हेल्ड करेगा, और दिसंबर से इंडिया एज्यूम करेगा G20 की प्रेसिडेंसी। अब दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि जॉइंटली और कोऑर्डिनेटेड एक्शन पे काम किया जाए। देन टुगेदर टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नो कंट्री रिसीव्स मोर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम जर्मनी इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज दैन इंडिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो उसके अलावा 2021 में जब COP26 हुआ था ग्लासगो में, तो जर्मनी और इंडिया ने दोनों ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स के ऊपर आपस में एक कंसेंसस के साथ दोनों ने बढ़ने की बात की थी। तो दोनों कंट्रीज बात कर रही थी कि कैसे हम लोग सस्टेनेबल पाथ बना सकते हैं जिससे दोनों को ही बेनिफिट होगा।
इस टॉपिक का कंक्लूजन हमारा ये हो सकता है कि दोनों कंट्रीज़ में जो इश्यूज़ हैं, खासकर कि जो पार्टनरशिप में इश्यूज़ आ जाते हैं, जैसे कि हैवी सीज वाला, मतलब कहने का अर्थ है कि कनेक्टिविटी है, एनर्जी है, क्लाइमेट चेंज हमारा एक मेजर कॉमन है, इस पर दोनों कंट्रीज़ काम कर रही है। देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज़ वर्किंग इन जर्मनी एंड शी इज़ वर्किंग इन कंपनी जो जर्मनी में ग्रीन एनर्जी को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है। तो उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि इंडिया में वो कंपनी अब इन्वेस्ट करना चाहती है ताकि जर्मनी की टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाया जाए। तो दीज आर द थिंग्स, दोनों कंट्रीज अगर मिलकर काम करेंगी तो कॉम्प्लीमेंटरली दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यानी जो छोटे मोटे इश्यूज़ है रशियन ऑयल परचेज वगैरह का, ये सब तो हैंडल हो जाएंगे। तो कुछ टॉपिक न्यूज़ में आता है तो हमको दोनों कंट्रीज़ के बेस रिलेशंस के बारे में ही जानना होता है, और वो हम लोगों ने यहाँ पे पूरा पढ़ लिया है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है श्रीलंका सीक्स इंडियाज़ हेल्प टू बूस्ट द डेयरी आउटपुट। इसके बाद हम लोग अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनके आंसर देखेंगे। तो अब श्रीलंका को इंडिया की ज़रूरत है अपना उनका डेयरी आउटपुट इंक्रीज़ करने में, तो हमको अपने डेयरी सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। ये टॉपिक हमारे GS 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में आता है और GS 3 में एग्रीकल्चर में डेयरी सेक्टर में। 2023 के बजट में हम 22-23 के बजट में, यानी कि 2022 के फरवरी में हम लोगों ने बात की थी कि जो कोविड-19 का पैंडेमिक जो कि अभी भी चल रहा है, यहाँ पर हम किस तरह के मेजर्स ले सकते हैं ताकि अपने डेयरी और लाइवस्टॉक सेक्टर को फर्दर बूस्ट कर सके। करंट स्टेटस क्या है हमारे डेयरी और लाइवस्टॉक सेक्टर का? डेयरी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट एग्री कमोडिटी है। देखो जो वर्ड कमोडिटी होता है ना, कमोडिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ की कोई कमर्शियल वैल्यू होती है, और हमारी नेशनल इकोनॉमी में 5% के आसपास तक का कंट्रीब्यूशन जाता है हमारी डेयरी से, और डेली बेसिस के ऊपर 80 मिलियन फार्मर्स जो होते हैं ना वो इसमें एनरोल्ड हैं। एंड अगर हम लोग बात करते हैं ऑल ओवर द इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, तो जो पर कैपिटा कंजम्पशन मिल्क का होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स का होता है, लोगों की कुछ डाइटरी प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती है, इसके कारण से 2021 में 22 में इस सेक्टर ने 9 से 11% की ग्रोथ दिखाई थी। लाइवस्टॉक सेक्टर, लाइवस्टॉक का मतलब हो गया ये जो गाय भैंस भेड़ बकरी जो होते हैं ना, कैटल वगैरह होते हैं, इसका जो कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ रेट है, ये याद रखना क्या होता है, CAGR, ये बहुत बार आता है टॉपिक्स में। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, ये 8.15% तक का था पिछले 5 सालों में। और ग्रोथ इज द लिक्विड मिल्क सेगमेंट, खास करके जो दूध वाला जो दूध का उत्पादन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है, और कुछ समय से 6 से 7% तक की स्टेबिलिटी पे ये ग्रोथ हो रही है। अगर हम लोग पूरे के पूरे डेयरी सेगमेंट की ही बात करते हैं जो कि हमारे इंडस्ट्री में 26 से 30% तक होता है, तो इन कंपैरिजन टू द अनऑर्गेनाइज्ड वन, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखी गई है। अब बजट 2022 में हम लोगों ने कुछ इनिशिएटिव्स की बात की थी, जैसे कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम था। तो बॉर्डर पे जो इलाके हैं, जो हमारे देश के जो बॉर्डर पे एरियाज हैं नदर्न साइड में, उस पर जो गांव वगैरह होते हैं ना, उसमें पॉपुलेशन बहुत कम होती है, कनेक्टिविटी बहुत कम होती है, तो उनको हम लोगों ने न्यू वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर कनेक्ट किया था। तो कुछ 95% के आसपास तक का लाइफ स्टॉक फार्मर्स, अगेन वही मवेशियों वाले जो किसान होते हैं ना, जो कि रूरल इंडिया में होते हैं, इनको ये कनेक्ट किया गया था। इसमें क्या होगा ना, इन लोगों के लिए मार्केट एक्सेस बढ़ाया जाएगा ताकि ये लोग अपने जो दूध वगैरह का और जो बाकी मीट वगैरह का उत्पादन होता है ना, उससे अपना लाइवलीहुड को मेंटेन कर सकें। अब इसका काम ये था कि इन एरियाज़ में जो रिमोट हैबिटेशंस होती हैं, यहाँ पर इनका सोशल और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को और फर्दर इंप्रूव किया जा सके। एंड बॉर्डर एरियाज़ में जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम होते हैं उसमें भी सपोर्ट मिलेगा। देन रिड्यूसिंग दी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अब कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कंपनीज होती हैं ना, उनको भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए जो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स था ना, उसको 18.5% से रिड्यूस करके 15% कर दिया गया था। गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर जो सरचार्ज लगता था ना, उसको भी रिड्यूस करने की बात की गई थी। जो पहले 12% लगता था उसको 7% कर दिया गया था। एंड उसमें जो खासकर वो लोग जिनकी इनकम मोर देन 1 करोड़ होती है और 10 करोड़ तक होती है, उन पर लगता है। देन एनहेंस्ड एलोकेशन फॉर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक जो नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट है, उसमें जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन था ना, इसके लिए जो अमाउंट एलोकेशन होता था फंड का, उसको 20% तक इंक्रीज कर दिया गया था। उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो कैटल होता है और उसकी जो मिल्क की क्वालिटी होती है प्रोडक्शन, उसमें और एनहेंसमेंट होगा। फिर हमारा जो लाइव स्टॉक सेक्टर होता है उसमें भी एलोकेशन को 40% तक इंक्रीज़ किया गया था। मोर देन दिस, लाइव स्टॉक की हेल्थ और डिजीज़ के कंट्रोल के लिए भी कुछ पैसा था, उसको 60% तक इंक्रीज़ किया गया था। डिजिटल बैंकिंग की बात की गई थी, ई-बिल सिस्टम लाया गया था जो पूरा का पूरा पेपरलेस है, ताकि किसी भी तरीके का कोई मिसयूज़, कोई फ्रॉड ना हो सके। एंड जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की इनोवेशंस है, इनको इंट्रोड्यूस किया गया है, उनमें इंसेंटिव्स भी मिलते हैं फार्मर्स वगैरह को। अब हमारे इस सेक्टर में इशू क्या है? एक तो डेयरी एनालॉगस
प्लांट बेस्ड प्रोडक्शन एंड अडल्ट्रेशन। अब प्रॉब्लम ये आती रहती है ना डेयरी इंडस्ट्री में, जैसे हम लोगों को पता होगा रिसेंटली भी एक डिजीज़ चल रही थी एनिमल्स में, है ना, और बहुत सारे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो कभी कभी ओवरटेक करने की भी कोशिश करते हैं। अडल्ट्रेशन, मिलावट भी बहुत बार देखने को मिलती है। कभी कभी एनिमल डिजीज़ जो हो जाती है ना वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हम लोग, तो और उनको खाने के लिए किसान जो जानवर खाते हैं ना, गाय भैंस जो खाना खाती हैं फोडर, उसमें भी कमी आ जाती है। एंड इसके अलावा जो हमारी खुद की जो इंडिजिनस ब्रीड्स होती है ना उनको हम लोग कंजर्व नहीं कर पाते। उनका तो जो हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड ब्रीड्स के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे जानवर जिनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है क्योंकि उनका प्रोडक्शन हाई होता है। तो अब उसमें जो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी इंडिजिनस की थी ना वो खोती जा रही है। कुछ स्किल्स एंड क्वालिटी सर्विसेज की कमी है, इसके कारण प्रोडक्टिविटी को हम लोग इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। देन वी हैव दिस, हमारे पास कुछ और स्कीम्स हैं। AHIDF है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम है, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है। ये सब स्कीम्स हमारे डेयरी सेक्टर को और मजबूत बनाती हैं। तो हमको एनिमल्स में प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज़ करने के लिए उनका हेल्थ केयर पे फोकस करना पड़ेगा, उनके मिल्क प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, उनकी ब्रीडिंग की अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, डेयरी एनिमल्स का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, एंड लोगों को क्लीन मिल्क प्रोडक्शन के लिए अवेयर करना पड़ेगा। स्कीम्स वगैरह होती हैं और जो नई मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स है वो इसमें फर्दर और कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं। तो ये तो हम लोगों ने अपने डेयरी सेक्टर के बारे में जान लिया। वैसे पर्सनल बेसिस पे बता रहा हूँ, मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं आता कि हम लोग जानवरों को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करें दुनिया भर का। इनको अभी कल परसों एक इमेज देखी थी, उसमें था कि जो चिकन होती ना 1990s में जो चिकन का साइज़ था ना वो कुछ 300 ग्राम्स के आसपास था, एक नॉर्मल जो मतलब जो मुर्गी होती है, और अभी 2020 के आसपास जो उसका चिकन का साइज़ हो गया ना वो ऑलमोस्ट 3 किलो हो चुका है, 10 टाइम्स उसका वेट बढ़ाया जा चुका है। तो ये सब कुछ ना आर्टिफिशियली किया जा रहा है। तो हम लोग जानवरों को आर्टिफिशियली, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ किसान होते हैं, उनके पास लाइफ स्टॉक होता है तो उनका सेक्टर इंक्रीज़ करना है। बट मैं इसे अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव की बता रहा हूँ, ये आपका अलग भी हो सकता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वही लिखना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑलराइट, रिसेंटली श्रीलंका ने बात की थी कि इंडिया के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव करेगा। उसी का एक पार्ट ये है कि श्रीलंका चाहता है इंडिया से डेयरी सेक्टर में मदद मांगना। तो जो न्यू हाई कमिश्नर है उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप के बारे में बात की थी इंडिया श्रीलंका के बीच में। रिसेंट में कुछ डेवलपमेंट्स वगैरह हुई थी, अब हमें रोड मैप देखना पड़ेगा। रोड मैप बनाया जा रहा है कि कुछ इंडिया के साथ जो टाइज है उनको इंप्रूव करने का। एक तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ना फिशरमैन का इशू है, उसको इंप्रूव करना है, कनेक्टिविटी बिल्ड करनी है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे काम करना है, रिलीजियस लिंक्स को प्रमोट करना है, कुछ बुद्धिस्ट एक्सचेंजेस पे काम करना है। एक सेक्रेड सीता टेम्पल का स्टोन है श्रीलंका से, उसको अयोध्या में जो राम टेम्पल हो रहा है उसमें हैंड ओवर करना। तो रोड मैप से क्या होगा कि ट्रस्ट डेफिसिट मतलब होता है कमी, जो दोनों देशों के बीच में आपसी जो विश्वास की कमी आ गई थी ना उसको मजबूत करना है दोबारा से। एंड इंडिया ने बताया था कि श्रीलंका ने जो कोशिश की थी ना ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट को 2019 में स्क्रैप करने की, उसके कारण, और उन्होंने फिर चाइना के साथ एक दूसरी चीज़ साइन की थी, उसमें इंडिया को थोड़ी नाराज़गी भी थी। कुछ सालों पहले इंडिया और श्रीलंका की जो बायलैटरल रिलेशनशिप थी ना उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शनल अप्रोच के कारण प्रॉब्लम्स आने की कोशिश भी हुई थी, क्योंकि इस रीजन के अंदर जो जियोपॉलिटिकल इक्विलिब्रियम है ना वो डिस्टर्ब किया जा रहा है बाय चाइना। क्या है ये ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट? मई 2019 में ना श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी ने एक MOU साइन किया था, एक्चुअली MOC लिखा हुआ है, MOU भी बोल सकते हो। श्रीलंका ने, इंडिया, जापान ने कि ईस्ट कंटेनर टर्मिनल एक बनाएंगे। तो तीनों कंट्रीज़ ने इसको साइन किया था कि 100% ऑनरशिप होगी और इसको एक टर्मिनल ऑपरेशंस कंपनी रन करेगी, जिसमें 51% स्टेक श्रीलंका का होगा, 49% होगा इंडिया और जापान का। फरवरी 2021 में श्रीलंका ने अपने जापान और इंडिया के साथ जो लिंक थे उनको और बूट करने के लिए उन्होंने 2019 के अलावा एक ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को कोलंबो पोर्ट के ऊपर। तो एक्चुअली हुआ ये था ना कि दोनों ने, इंडिया और जापान ने कहा था कि भाई आप लोगों ने जो 2019 की डील थी ना उसको चेंज करने की कोशिश की है ना, इसमें आपने दूसरी कंट्रीज़ की फॉरेन इन्वॉल्वमेंट को एनहांस करने की कोशिश की थी। और प्रॉब्लम ये थी कि श्रीलंका गवर्नमेंट का यूनिलेटरल डिसीजन था, क्योंकि इनके पास 51% स्टेक था। इतना ही जानना है, इसमें और फर्दर मत जाना। एग्जाम में आपको ये टॉपिक, ये UPSC नहीं पूछेगा कि ECT के बारे में डिटेल में बताओ, वो बस आपको एग्जाम्पल में लिखना होगा इंडिया और श्रीलंका के इश्यूज़ में ECT वाला इशू। देन इंडिया ने रिसेंटली क्या किया था, श्रीलंका को अपना $100 मिलियन के आसपास तक की सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की थी, खासकर कि उनका सोलर पावर कवरेज को एक्सपैंड करने के लिए। तो वे फॉरवर्ड हमारा क्या हो सकता है? श्रीलंका को वेस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में बात की गई थी फर्दर, क्योंकि ECT तो कैंसिल हो गया था ईस्ट वाला, तो वेस्ट वाले की बात की गई थी। एंड हालांकि वो दोनों के दोनों ना सेम पोर्ट पर ही लोकेटेड हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट प्रपोज की गई थी ना उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं।
तो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। श्रीलंका उस पर जल्दी जल्दी काम करेगा। एंड इसके अलावा जो कुछ बुद्धिस्ट और हिंदू स्कॉलर्स का एक्सचेंज वगैरह की बात की गई थी, उसमें श्रीलंका के कैथोलिक पिलग्रिम्स में, जैसे कि वेल्लन कन्नी ट्रेल है तमिलनाडु के अंदर, एंड इसमें बात की गई थी कि जो सीता अम्मम टेम्पल है श्रीलंका में, उसके लिए जो सेक्रेड स्टोन है उसको हैंड ओवर किया जाए। ये हो जाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी का पार्ट बनती हैं। तो कुछ टॉप श्रीलंकन डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने भी एंगेज किया था डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ, ये जो तमिलनाडु वाला हमारा फिशरमैन इशू है ना, इसको हैंडल करने के लिए। एंड और भी कुछ प्रस्ताव रखे गए थे कि दोनों कंट्रीज़ की कनेक्टिविटी को हम लोग कैसे एनहेंस कर सकते हैं। दिस वॉज अबाउट इंडिया एंड श्रीलंका। और इंडिया की हमारा डेयरी सेक्टर है, डेयरी सेक्टर, और ये वाला पार्ट जो है ना, ये हमारे GS3 का पार्ट है, एंड GS2 में है हमारा इंडिया एंड श्रीलंका की रिलेशनशिप का। दैट्स इट। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था 2015 वाला कि इनमें से कौन से कंपोनेंट जो हैं वो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के होते हैं। तो बैंक रेट होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, ओपन मार्केट जो होता है मॉनेटरी पॉलिसी का होता है, पब्लिक का डेट और पब्लिक रेवेन्यू आर नॉट पार्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब हमने दोनों के दोनों पढ़े थे अपने टॉपिक में, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये डिसाइड करती है कि RBI के बेंचमार्क रेट क्या होंगे। ओके, करेक्ट। एंड 12 मेंबर बॉडी नहीं होती, 6 होती है, हम लोगों ने देख लिया था, तो ये पॉइंट गलत हो गया। तो सेकंड वाले को हम लोगों ने वैसे ही काट दिया था और बच गया 1 और 3। अगर 1 करेक्ट है तो 3 तो गलत होना ही था, क्योंकि ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर नहीं बल्कि RBI के गवर्नर के अंडर फंक्शन करती हैं। तो आंसर हो गया इसका A। देन अगर RBI डिसाइड करेगा कि एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी का, तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू। कभी कभी ये नॉट मिस हो जाता है, तो क्या नहीं करेगा? कट एंड ऑप्टिमाइज द SLR, नहीं, बिल्कुल नहीं। इंक्रीज करेगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओके। कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट, क्या वो नहीं करेगा? वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को इंक्रीज नहीं करेगा। तो आंसर हो गया यहाँ पर इसका B। ये सारे के सारे हम लोगों ने अभी भी ऊपर टॉपिक में कवर किए थे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग। आप ये आंसर्स वगैरह जो होते हैं इनको कमेंट सेक्शन में मेंशन करते रहा करो, ये प्रैक्टिस बहुत हेल्प करेगी। आप देख लेना जितने भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे ना, इसमें से तकरीबन 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही होंगे जो आपके 2023 के प्रीलिम्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको आंसर दे देंगे। 5 का मतलब होगा 10 नंबर आपके यहाँ से बन जाएंगे सिर्फ इस न्यूज़पेपर वाली वीडियो को देख कर ही। बाकी जो न्यूज़पेपर में कंटेंट होता है ना, वो एक्चुअली मेंस का ज़्यादा होता है। कुछ टॉपिक हम लोग डिटेल में कर लेते हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी आया तो मैंने आपको उसका डेटा दिखा दिया, बट मेजरली आपको मेंस का कंटेंट ज़्यादा मिलेगा न्यूज़पेपर में।